नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। स्विस नेशनल बैंक ने भविष्य में बिटकॉइन खरीदने की तरफ किया इशारा। गेट वेंचर्स Q3 तक क्लोज करने वाला है $200 मिलियन क्रिप्टो फंड। क्रिप्टो करेंसीज में आई गिरावट, बिटकॉइन ने किया $39,000 के नीचे ट्रेड। कॉइनबेस के सीईओ ने टोकन में बदलाव के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों का दिया जवाब। $620 मिलियन के हैक के बाद रॉनिन नेटवर्क ने की रिलॉन्च डेट की पुष्टि। विजडम ट्री की Q1 क्रिप्टो एसेट मैनेज में हुई 23% की बढ़त, $324 मिलियन पर पहुंचा आंकड़ा। EU रेगुलेटर के मुताबिक बैंक्स को फिलहाल नहीं है एक्स्ट्रा क्रिप्टो प्रोटेक्शन की जरूरत। FIEX भारत में AR के साथ NFT मार्केटप्लेस करेगा लॉन्च। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। SNB के चेयरमैन थॉमस जॉर्डन ने कहा कि स्विस नेशनल बैंक SNB भविष्य में बिटकॉइन को अपने रिजर्व्स में रखने के लिए आगे बढ़ सकता है। हालांकि हाल के समय में इसने उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जॉर्डन ने SNB की एनुअल मीटिंग के दौरान शेयर होल्डर से कहा, बिटकॉइन खरीदना हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हम इसे सीधे या बिटकॉइन पर आधारित इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। मार्च में पब्लिश एक एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक SNB का रिजर्व CHF1 ट्रिलियन या $1.03 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा था। वही $US का रिजर्व 39%, यूरो 37%, जापान का येन 8% और यूके का पाउंड 6% था, जबकि गोल्ड की होल्डिंग सिर्फ CHF 56 बिलियन या 6% से कम रिजर्व्स थी। क्रिप्टो एक्सचेंजेस Gate.io की वेंचर कैपिटल आर्म Q3 2022 तक अपने दूसरे फंड के लिए $200 मिलियन जुटाने की राह पर है। गेट वेंचर्स चाहता है कि फंड अल्टरनेटिव लेयर 1 एंड लेयर 2 प्रोटोकॉल्स की मदद करे। फंड क्रॉस चेन सॉल्यूशंस दैट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो ब्लॉकचेन को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। ये गेमिंग प्रोटोकॉल जैसे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को फंड देने में भी मदद करेगा, जो मेटावर्स के ग्रोथ के साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लोगों की मदद के लिए हाई डिमांड में है। कंपनी ने क्रिप्टो स्पेस में शुरुआती चरण के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए 2021 में $100 मिलियन का फंड भी लॉन्च किया था। मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच क्रिप्टो करेंसीज में देखने मिली गिरावट। वही यूएस स्टॉक्स में शुक्रवार को गिरावट आई, जिसमें नैस्डैक ने अक्टूबर 2008 के बाद से अपने सबसे खराब महीने को मार्क किया, जबकि S&P ने मार्च 2020 के बाद से अपने सबसे खराब महीने को देखा। ऐसे में टेक हेवी नैस्डैक 4.2% से नीचे आते हुए देखा गया। बिटकॉइन ने S&P 500 और गोल्ड ईयर्स से आज तक अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड से थोड़ा आगे है। इन सबके बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3% की गिरावट के साथ $40,600 पर ट्रेड किया। वही इथर ने 7% की गिरावट के साथ $2,800 के आसपास ट्रेड किया, जबकि कार्डानो, रिपल और टेरा के नेटिव टोकन्स की ट्रेडिंग में 4% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली, जिसके साथ ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज नीचे देखी गई। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज अपने कुछ टोकन लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को समायोजित करेगा, क्योंकि कुछ क्रिप्टो स्लर्स ने कॉइनबेस से जुड़े इंडिविजुअल्स द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया था। ऐसे में आर्मस्ट्रॉन्ग ने गुरुवार को पब्लिश एक ब्लॉग पोस्ट में इस बात की पुष्टि नहीं की कि क्या किसी कॉइनबेस वर्कर्स को डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ा है या विशेष रूप से पर्टिकुलर कॉइन लिस्टिंग से फायदे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अंदर की जानकारी प्राप्त करने के रिजल्ट में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए रेफर किया गया है। सीईओ के अनुसार कॉइनबेस ने अगले कुछ क्वार्टर्स में अपनी लिस्टिंग प्रक्रिया को बदलने की योजना बनाई है, वॉचफुल ट्रेडर्स को संकेत देने वाले ऑन चेन डेटा को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि यूजर्स को एसेट्स का मूल्यांकन और रिव्यू करने और फॉरेंसिक टूल्स में ज्यादा इन्वेस्ट करने की अनुमति मिल सके। हैकिंग के कारण $620 मिलियन से ज्यादा का नुकसान होने के बाद रॉनिन नेटवर्क ब्रीच का एम शनिवार तक रीओपन होने का है। इस तरह से वो अपने टाइम फ्रेम को मई के मिड लेट तक आगे बढ़ाएगा, जबकि बाइनांस WETH और USDC विड्रॉल्स और यूजर्स के लिए डिपॉजिट्स दोनों के लिए नेटवर्क का समर्थन करेगा। रॉनिन नेटवर्क ने कंफर्म करते हुए कहा कि हमने शुरू में अप्रैल के अंत तक अपग्रेड को डिप्लॉय करने में सक्षम होने की उम्मीद की थी।
लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हम जल्दी कर सकते हैं। ब्रिज से अरबों डॉलर के एसेट सुरक्षित होगी और इसे सही करने की जरूरत है। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार होता है तो ब्रिज मई के मिड लेट में फिर से रीओपन हो जाएगा। प्रोजेक्ट ने 23 मार्च को खुलासा किया है कि हैकर्स ने वैलिडेटर की 5 निजी कीज पर कब्जा कर लिया था और 173,600 ETH और 25.5 मिलियन USDC को चुरा लिया था, जिसका पता कुछ दिनों बाद स्काई बेविस टीम को चला था। एसेट मैनेजर विजडम ट्री ने घोषणा की है कि उसने 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में औसतन $324 मिलियन की क्रिप्टो एसेट्स को मैनेज किया है, जो एक साल पहले $264 मिलियन के बराबर आंकड़े पर लगभग 23% की वृद्धि है। हालांकि फर्स्ट क्वार्टर में मैनेज क्रिप्टो एसेट्स पिछली क्वार्टर के औसत $406 मिलियन की तुलना में 20% कम हो गई है। क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च को विजडम ट्री ने अपने बिजनेस के सभी पहलुओं में $10.3 मिलियन का नेट लॉस दर्ज किया, जबकि एक साल पहले की अवधि के लिए ये $15.1 मिलियन था। उसी समय कंपनी इस साल के अंत में अपने ब्लॉकचेन नेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप विजडम ट्री प्राइम को लॉन्च करने के लिए तैयार है। यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी ने कहा कि क्रिप्टो के लिए बैंकों का एक्सपोजर अभी तक इतना बड़ा नहीं है कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए जोखिमों को सीमित करने के लिए डिजाइन किए गए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की गारंटी दी जा सके। यूरोपीय आयोग द्वारा यह पूछे जाने के बाद क्या साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और क्रिप्टो जैसे सेक्टर्स के लिए मैक्रो प्रूडेंशियल रिस्क के लिए मौजूदा रेगुलेटरी टूल सेट को एक्सपांड करना है, जिस पर पेरिस बेस्ड वॉचडॉग ने निष्कर्ष निकाला कि बाजार बहुत छोटे हैं और उनका रेगुलेशन आगे बढ़ने के लिए बहुत इमैच्योर है। एक नए यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन के साथ, जिसे क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन MICA में बाजार कहा जाता है, को जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। EBA ने कहा कि यह पूरे यूनियन में क्रिप्टो एसेट ऑपरेशंस को ट्रैक करेगा, शायद ज्यादा रेगुलेटरी एक्शंस के लिए। मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसी बैंकों को पर्टिकुलर सेक्टर्स में ओवर एक्सपोजर से प्रतिबंधित करने का पावर देती है, अगर उन्हें चिंता है कि इकोनॉमी पर वाइडर इंपैक्ट हो सकता है। FIEX डिजिटल एसेट और Web3 डोमेन कंपनी AR इंटीग्रेशन और न्यू एज डिजिटल एसेट एक्सचेंज के साथ NFT मार्केटप्लेस इंडिया में लॉन्च करेगी। सिंगापुर बेस्ड कंपनी यूजर्स को मिंट डिस्कवर करने, खरीदने, अपने NFTs को शोकेस करने और AR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके NFTs को रियल वर्ल्ड में लाने की अनुमति देता है। FIEX के को-फाउंडर तुषार गंधोत्रा के अनुसार मेटा ट्रांसफॉर्मेशन का युग शुरू हो गया है। वेब 2.0 के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? मेटा ट्रांसफॉर्मेशन वेब 3.0 के लिए है। इस साल जून के मिड में प्लेटफॉर्म के लाइव होने की उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े हर एक खबर के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। तब तक के लिए मैं संदीप कसलकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।